हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का संबंध किससे है? गांधी जी से, और इन्हीं के द्वारा शुरू किए गए थे। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। तो बता दें, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, और उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो ये जो दांडी यात्रा था, ये शुरू हुआ था कहाँ? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ पे है? साबरमती आश्रम, ये गुजरात में है। गुजरात अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना। अहमदाबाद। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे भारत की, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो 1930 के समय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो दांडी यात्रा के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और नमक कानून को तोड़ा गया था, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था कब? यहाँ लिख देते हैं नमक कानून, नमक सत्याग्रह बोल सकते हैं। तो इसको 6 अप्रैल 1930 को। और कहाँ शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ। गांधी जी की मिला के 79, उसके अलावा 78 थे। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक और प्रश्न यहाँ से बोले थे, आपको याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुए थे। कहाँ पे हुए थे? दिल्ली में। इसलिए गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हुआ था। किसके बीच? तो गांधी और इरविन के बीच। कब? तो 5 मार्च 1931 को। इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कि नेपिडाओ निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? भारत के पड़ोसी देश में से किस देश की राजधानी है नेपिडाओ? भूटान का क्या होता है? भूटान का थिम्पू सबको पता होगा। नेपाल काठमांडू, म्यांमार, अफगानिस्तान काबुल तो पते है। तो म्यांमार देश की राजधानी नेपिडाओ। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपिडाओ। और म्यांमार की मुद्रा याद रखिएगा। तो म्यांमार की मुद्रा है, अब बहुत बार हम पूछा गया, क्यात। म्यांमार देश की मुद्रा क्या है? क्यात। इसको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कौन आया था? उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अब्दुल रज्जाक समरकंदी, इब्न बतूता, अलबरूनी, फ्रैंकोइस बर्नियर। तो देखिए, उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में से अलबरूनी थे। कौन थे? अलबरूनी। और अलबरूनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद पुस्तक किसके हैं? अलबरूनी के। या किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ये पुस्तक है अलबरूनी के। और किस देश किससे आए थे? तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में से 11वीं शताब्दी में। और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अलबरूनी। और इब्न बतूता ये मोरक्को देश से आए थे। ये भी याद रखिएगा, इसको भी बहुत बार पूछता है। तो इब्न बतूता मोरक्को देश से आए थे। और इसकी एक पुस्तक है रेहला। रेहला पुस्तक इब्न बतूता के किस देश से आए थे? मोरक्को। और कितने समय आए थे? एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना अगर अवधि आपको याद है तो आप लोग पता कर लीजिएगा उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, क्योंकि योजना का जो ना अध्यक्ष होता है वो देश के पीएम होते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थे, इसकी अवधि थी 2012 से लेकर 2017। नहीं, ये 2012-17 12वीं थी। 11वीं आपको बताना है। तो 11वीं का था अवधि 2007 से 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो 2012 से लेकर 2017। तो अवधि याद रखिएगा। तो 2007 से 12 ये 11वीं था। तो 7 से 12 के बीच में पीएम कौन थे? तो मोदी जी जो बने थे, मोदी जी 2014 में बने हैं पीएम। इससे पहले कौन थे? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
और उसके बाद तो 1 जनवरी 2015 को योजना की जगह नीति आयोग ला दिए गए थे। नीति आयोग का भी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोदी जी, पते हैं, देश का प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डॉट डॉट की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईस्वी पूर्व में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे और किस वंश को उखाड़ के? मगध में उस समय नंद वंश का शासक था और शासक था धनानंद। कौन था? धनानंद। इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के बाद मौर्य वंश, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नंद वंश। और शासक कौन थे? धनानंद। कौन थे? धनानंद। किसके सहायता से? तो कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, देखिए तीनों नाम इसी का है, विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए या चाणक्य, तीनों नाम एक ही है, याद रखिएगा। विष्णुगुप्त को ही कौटिल्य कहा जाता है, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। तो इसी के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के जो उसमें शासक थे धनानंद को हराकर नंद वंश का अंतिम क्या, वही नंद वंश खत्म कर दिए थे। उसकी जगह पे मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी का जो पुत्र था बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। और अशोक का दादाजी, एक बार एग्जाम पूछा गया था, अशोक के दादाजी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नंद वंश। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था, इसका नेतृत्व करता कोई नहीं था, ठीक है। तो ये इस आंदोलन का प्रस्ताव जो हुआ था पारित, वो किस शहर में? तो ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बम्बई। और इसी में से डू एंड डाई का नारा दिए गए थे गांधी जी के द्वारा, डू एंड डाई, करो या मरो। प्रश्न है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर, ये स्टैटिक से संबंधित प्रश्न है कि भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखिएगा, परम 8000 भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परम 8000। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्लांट किंगडम के उभयचर कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? उभयचर तो याद रखिए ब्रायोफाइटा को। किसको? ब्रायोफाइटा। इसमें पुष्प जो होता है, पुष्प और बीज, ये उपस्थित नहीं होता है। पुष्प भी उपस्थित नहीं होता, बीज भी उपस्थित नहीं होता, और इसे प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को। इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, लॉयन के बाद अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ को किस दिन अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1959, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1952। तो याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और हम लोग का संविधान इसी दिन लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, और तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम, कलपक्कम, ये दोनों तमिलनाडु में है। एक पुस्तक कलपक्कम, कलपक्कम, कुडनकुलम तमिलनाडु में। राजस्थान में क्या? रावत भाटा, राजस्थान में है रावत भाटा। कर्नाटक में है कैगा, कर्नाटक में है कैगा। और गुजरात में है काकरापारा, गुजरात में है काकरापारा। तो इसको भी याद रखें, गुजरात काकरापारा, कर्नाटक कैगा, राजस्थान रावत भाटा, तमिलनाडु में 2 कलपक्कम कुडनकुलम, कलपक्कम कुडनकुलम। प्रश्न है, ये साइंस से, बायोलॉजी से, आँख का कौन सा भाग पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, कौन? कॉर्निया, परितारिका, रेटिना, अभिनेत्र लेंस। याद रखिएगा, आइरिस नाम सुने होंगे। आइरिस के द्वारा पुतली के आकार को नियंत्रित किया जाता है, उसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसे क्या कहते हैं? याद रखिए, देखिए ये RBI है, ठीक है, और ये अन्य बैंक है, कोई कमर्शियल बैंक है, मान के चलिए ये कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक है। ये RBI ही कमर्शियल बैंक है, RBI केंद्रीय बैंक है, पता है। जब RBI जिस दर पर कमर्शियल बैंक को जो देता है रुपया, उसे बोलते हैं रेपो दर। क्या? रेपो दर। और जब अन्य बैंक RBI को देता है जिस दर पर रुपया, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर, RRR, रिवर्स रेपो रेट। और जब RBI इसको देते हैं तो रेपो रेट, RR। जब अदर बैंक RBI को देते हैं तो रिवर्स रेपो रेट, RRR, RRR। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। प्रश्न, लोहित किसकी सहायक नदी है? तो पता है लोहित, असम, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र।
और ब्रह्मपुत्र नदी में ही माजुली नदी द्वीप है असम में, जो कि विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है, सबसे बड़ा भी है। माजुली नदी द्वीप कहाँ पे? असम में है। और किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को समझ भी गए होंगे, याद भी हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।